together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu Nakaduro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Nakaduro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu Nakaduro FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. रेडियो मानू 90.0 FM पेश है जहान दक्कन. सामाइन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है रेडियो के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जहान दक्कन. सामाइन, जहान दक्कन इस प्रोग्राम में हम दक्कनियात के अलग अलग मौजू पर गुफ्तगू करते हैं. आज के इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू का मौजू है बसरा मोती. सामाइन, बसरा का ये मोती न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे दक्कन की तारीख़, तहज़ीब और तमद्दुन से एक गहरा ताल्लुक़ रखता है. आज इस बसरा मोती के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर सलमा अहमद फ़ारूक़ी साहिबा, जो डायरेक्टर है HK शेरवानी सेंटर फॉर डेक्कन स्टडीज़, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी. मैडम, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. शुक्रिया प्रोफेसर अमान. मैडम, बसरा का ये जो मोती है, बसरा ये जो शहर है ये इराक़ में है, इसका ताल्लुक़ हैदराबाद से कैसा पैदा हुआ? पहले तो मैं आपको मोती के बारे में कुछ आम मालूमात देना चाहूँगी. देखिए, मोती खमर से जुड़ा हुआ है, यानी कि चांद से. मोती का जो शेप और साइज़ होता है, जिस तरह मोती दिखता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मोती को डॉटर ऑफ द मून कहा जाता था. तो कीमती पत्थरों में जैसे डायमंड, रूबी, एमरल्ड, फिर सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जैसे टोपाज, एगेट, कोरल वगैरह, उसके साथ मोती हर एक जड़ाऊ के साथ एक कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि वो ज्वेलरी मेकिंग में इस्तेमाल होता था जी. तो इसीलिए मोती की एक बहुत अहमियत है, क्योंकि मोती अलग से भी पहना जाता था और मोती दूसरे ज्वेलरी के साथ भी, ज्वेल्स के साथ भी इसका एक कॉम्बिनेशन में बनाया जाता था. एक क़दीम ज़माने से मोतियों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज भी उसकी वही कीमत है जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी. क्यों मोती एक अहम शय है जिसकी अहमियत अभी भी जो है बाकी है? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तारीख में लेके जाती हूँ, और हैदराबाद से मोती बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक वक्त पर ये भी कहा जाता था कि हर साल अबाउट 4,000 to 5,000 मोती हैदराबाद के बाज़ार में आते थे. एक पर्ल बूम ईयर्स एक अरसा था, एक दौर था जो 1850 से 1930 तक चला था. और इस वक्त में 4,000 से 5,000 मोती हैदराबाद के बाज़ारों में आते थे. ये भी कहा जाता है कि हर मोती जो पर्शियन गल्फ की खाड़ी में पाया जाता था, वो मोती
एटलीस्ट एक बार अपनी ज़िंदगी में हैदराबाद के बाज़ार से गुज़रता था। जी। ये है मोती की अहमियत और हैदराबाद से इसकी इतना जो क्लोज कनेक्शन हम देखते हैं। इसी एक ज़माने में हैदराबाद मोतियों की तिजारत का एक मरकज़ हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये हैदराबाद को मोतियों का शहर ये नाम कैसे मिला? क्या इसके पीछे कोई तारीखी पस मंज़र है या बस तिजारत? जी हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है कि देखिए हैदराबाद कायम हुआ 1591 में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जब देखे कि गोलकुंडा बहुत ही क्राउडेड हो गया था और वहाँ पर कॉलेरा एंड हैज़ा भी फैल रहा था और छोटा हो गया था, तो इसीलिए एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक नए कैपिटल को बनाने में। तो गोलकुंडा से 8 मील दूर मूसी नदी के किनारे हैदराबाद को बसाया गया था। हैदराबाद जब से बसा तब से एक बहुत ही अहम ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बन गया था, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा शहर बना हमेशा से कि वो एक इंटरनेशनल हब था। यहाँ पर कई लोग हर कैपेसिटी में आते थे। इट इज़ नॉट जस्ट द कैपिटल ऑफ द कुतुब शाहीज। हैदराबाद वॉज बेसिकली अट्रैक्टिंग ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स, टाइल वर्कर्स, आर्टिजन्स, जुडिशल पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, कई प्रोफेशनल लोग हैदराबाद आते थे। तो हैदराबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एक ट्रेडिंग डेस्टिनेशन की तरह हैदराबाद बन गया था। जी। एंड हैदराबाद, देखिए हैदराबाद ऐसी जगह में कायम है जहाँ पर दक्कन आप देखें तो दोनों तरफ द मलाबार कोंकण कोस्ट है एंड दूसरे तरफ कोरोमंडल कोस्ट है। तो दक्कन का बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है एंड ये कोस्ट लाइन से तिजारत के ज़रिए से बड़े बड़े जहाज़ों में पर्शियन गल्फ कंट्रीज से तिजारत हुआ करती थी। तो जो आइटम्स पर्शियन गल्फ के कंट्रीज से जो दक्कन आते थे उस वक्त में, वो थे खजूर, ड्राइड फ्रूट्स और रेशम, घोड़े, क्योंकि लड़ाइयों में घोड़ों की ज़रूरत होती थी, और मोती, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ से जो आइटम्स जो डिमांड में होते थे, जो वहाँ जाते थे, वो थे कलमकारीज, सालमपोर्स, मसलिन यानी कि हाँ बिल्कुल, एंड मलमल का कपड़ा, कैलिकोज, ये सब चीज़ें यहाँ से वहाँ जाते थे। तो इस तरह का एक बहुत ही फ्लरिशिंग ट्रेड मौजूद था बिटवीन बहरीन, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ये सब जो खाड़ी के, पर्शियन गल्फ खाड़ी के जो मुल्क थे, और यहाँ का दक्कन के अलग अलग इलाके, स्पेशली हैदराबाद। जी। आपने अभी गल्फ कंट्रीज़ की बात की। इराक़ जो है, ख़ास तौर पर बसरा ये जो शहर है, ये इराक़ में मौजूद है। तो इराक़ का ये मोती हैदराबाद जो है, इसी जो है तिजारती रास्ते से आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज़ अगर आप पूरे नक्शे पे देखें, मैप पे देखें, तो 2 बहुत अहम शहर थे, अलेक्जेंड्रिया एंड कॉन्स्टेंटिनोपल। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है और कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है। ये दोनों शहर इतने इम्पॉर्टेंट होते थे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड कि जो भी यहाँ दक्कन के कोस्ट लाइन से जो भी तिजारत होती थी, पहले ये शहरों में जाते थे और वहाँ से सारे यूरोप के ममालिक में डिस्ट्रीब्यूट होते थे यहाँ का सामान। तो इसीलिए बसरा भी एक बहुत अहम शहर बन गया जहाँ तिजारत होती थी। लेकिन जब हम मोती की बात करते हैं तो बसरा मोती एक नाम बन गया। बसरा बेसिकली वॉज अ ट्रेडिंग पोर्ट। बसरा वॉज नॉट द डेस्टिनेशन जहाँ पर मोती मिलते थे। मोती सब मिलते थे इन द पर्शियन गल्फ का जो खाड़ी थी, स्पेशली बहरीन, ओमान, यूएई एंड कुवैत। बट यहाँ से जो मोती जो भी बरामद होते थे वो बसरा ले जाए जाते थे एंड बसरा के ज़रिए से वो बड़े बड़े अंग्रेज़ों के जहाज़ों में, पहले तो मैं आपको कुतुब शाही के जहाज़ों के बारे में भी बता देती हूँ कि कुतुब शाही के दौर पे भी हमें इंफॉर्मेशन है। जो टेवर्नियर फ्रेंच ट्रैवलर थे, वो बताते हैं अपने ट्रैवलॉग्स में कि बहुत बड़े जहाज़ों में वहाँ का सामान यहाँ पर लाया जाता था एंड वो शिप्स कुतुब शाहियों के इतने बड़े होते थे कि
कभी कभी 100 क्रू मेंबर्स होते थे वो जहाज़ों पे. सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द शिप एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दैट वाज हैपनिंग बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड द कुतुब शाही. तो वही सिलसिला मुगलों के दौर में भी चला रहा. जब कुतुब शाहियों के बाद मुगलों का उरूज था यहाँ दक्कन में जी. और फिर जब आसिफ जाही निज़ाम आने लगे, जब से तो बसरा मोती बहुत ही पॉपुलर हो गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कमोडिटी हो गई जी. ये बड़ी ख़ास बात आपने बताई कि ये जो बसरा मोती है ये बसरा में नहीं पाया जाता था, बल्कि दीगर ममालिक से जमा किया जाता था और बसरा पोर्ट से फिर यहाँ भेजा जाता था. लेकिन यहाँ के लोग, चूँकि वो चीज़ बसरा से आ रही है, वो बसरा से मोती आ रहा है, तो उसका नाम पड़ गया बसरा का बसरा मोती. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मैडम, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सामाइन हम फिर इस गुफ्तगू को जो है कंटिन्यू करें. यू आर लिसनिंग टू जहान दक्कन, रेडियो मानू 90.0 FM's डेक्कन हेरिटेज शो. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट. अपने आप को फतह करना सबसे बड़ी फतह है. अफलातून. Ann Lander said, and I quote her, "It is not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves that will make them successful human beings." कथा सरित सागर जो हमारा महान ग्रंथ है, एक तरह से कहावतों का, सुविचारों का, उसमें कहा गया है, सही स्थान पर बोया गया सुकर्म का बीज ही महान फल देता है. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. ये है रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM. You are listening to Jahan Dakkan, Radio Manu 90.0 FM's Deccan Heritage Show. सामाइन, फिर आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम जहान दक्कन में. ब्रेक पे जाने से पहले बसरा मोती को बसरा मोती ये नाम क्यों पड़ा, ये हम जान रहे थे प्रोफेसर सलमा अहमद फ़ारूक़ी साहिबा से. आइए इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. मैडम, बसरा मोती किस तरीके से इस्तेमाल होता था? यानी उस ज़माने में इस मोती को ज्वेलरी में और कहाँ कहाँ जगह इस्तेमाल किया जाता था, ख़ास तौर से निज़ाम शाही और जो कुतुब शाही दौर के जो रॉयल फैमिलीज़ थे, वो कैसे इस्तेमाल करते थे इस मोती को? प्रोफेसर अमान, मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देती हूँ कि जब से हैदराबाद बना, कुतुब शाहियों का दौर था और हमें मिनिएचर पेंटिंग से कुतुब शाहियों के पता चलता है कि उनके शाही लिबास पे, उनके रस्मी लिबास पे मोतियाँ इस्तेमाल होती थी और ज्वेलरी में भी उनके ये मिनिएचर पेंटिंग से हमें पता चलता है. लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुतुब शाहियों के दौर की नहीं है कि मोतियों के मुतालिक. लेकिन जब हम आसिफ जाहियों के दौर पे आते हैं तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है.
स्पेशली निज़ाम्स के दौर में, जब मोतियाँ बहुत ही, द निज़ाम्स वर नोन एज द कॉनिसर्स ऑफ बसरा पर्ल्स, क्योंकि इतना ज़्यादा वो बसरा मोती को पसंद करते थे कि उनका कलेक्शन बहुत बड़ा हो गया था। क्योंकि कुछ भी एक पीस ऑफ ज्वेलरी भी बनाने के लिए बहुत सारे मोती जमा करने पड़ते थे, क्योंकि उसका कलर, उसका साइज एंड उसका शेप, उसमें एक सिमेट्री लाने के लिए आपको बहुत सारे पर्ल्स की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि एक आइटम आप ज्वेलरी का बनाएंगे तो उसमें एटलीस्ट 20, 25, 50 मोती इस्तेमाल होते हैं। तो वो इसीलिए इससे तिजारत मोतियों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये कहा जाता है कि आसिफ जाहियों के दौर में जो रॉयल लेडीज़ होते थे, शाही घराने के जो ख़वातीन थे, वो कभी कभी मोतियों को चूर कर, क्रश करके अपने कॉस्मेटिक क्रीम्स में इस्तेमाल करती थी। क्योंकि ये पोर्सिलीन कम्प्लेक्शन जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो इसी से आता है, क्योंकि ये मोतियों के क्रश करके क्रीम में ऐड करने से बहुत ही अच्छा एक पोर्सिलीन का कम्प्लेक्शन इस तरह का वो सोचती थी कि वो पाया जा सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि आसिफ जाही दौर में निज़ाम्स के वक्त, स्पेशली मीर महबूब अली ख़ान और मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में, उनके तय खानों में, उनके महलात के बेसमेंट में बड़े बड़े बोरियों में, ऑर्डिनरी जूट बैग्स में मोतियाँ भरे हुए उभरते रहते थे। और इवन संदूक रखे होते थे जिसमें मोतियाँ और दूसरे कीमती जवाहरात, कीमती पत्थर सब शामिल होते थे। तो इतना ज़्यादा मोतियों का डिमांड होता था। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जो रॉयल इवेंट्स होते थे, जैसे कि सालगिरह, अगर कोई सुल्तान की सालगिरह होती थी या कोई इवन प्रिंसेस की सालगिरह होती थी, तो उसमें कीमती पत्थर और मोतियों में तोला जाता था इंसान को। इसको हम तुलादान कहते हैं। ये मुगलों के दौर में भी तुलादान होता था। ये हिंदू फीचर भी है। सेम वे इवन मुस्लिम एम्परर्स, मुस्लिम सुल्तान इससे करवाते थे। तो इससे क्या होता था, तोल कर जो भी ये मेटल हो या कीमती पत्थर हो, उसका वेट के हिसाब से वो प्रोसीड्स गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो ये बहुत जैसे आपने बताया मैडम कि जो है तुलादान में जो है मोतियों में तोला जा रहा है और बोरियों में भर कर रखा जा रहा है। तो क्या मोती जो है, बसरा का मोती, ये निज़ाम इनकी रॉयल्टी की एक आइडेंटिटी था? हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि बसरा मोती हमेशा निज़ाम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बसरा मोती का जो अट्रैक्शन है वो हमेशा हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम हैदराबाद के बारे में सिटी ऑफ पर्ल्स कहते हैं तो उसमें हमेशा बसरा मोती हमारे जहन में आ जाती है। यानी अब हैदराबाद एज अ सिटी ऑफ पर्ल्स और गोलकोंडा एज अ सिटी ऑफ डायमंड्स कैसे देखते हैं आप? एक करीब जो है, गोलकोंडा भी करीब है और हैदराबाद भी करीब है। एक जगह डायमंड्स, हीरे पाए जा रहे हैं और दूसरी जगह मोतियों की तिजारत जो है की जा रही है। आपने बहुत अच्छा एक कंपैरिजन किया है, क्योंकि हैदराबाद और गोलकोंडा दोनों भी ट्विन सिटीज़ के जैसे देखे जाते थे। पहले गोलकोंडा कायम हुआ, उसके बाद में हैदराबाद कैपिटल बना, लेकिन हमेशा हम गोलकोंडा हैदराबाद को साथ में एक जोड़ कर ही देखते हैं। तो क्योंकि ये दोनों मिलकर इतना एक बड़ा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन गए थे कि यहाँ पर तिजारत बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रही थी। बहुत ज़्यादा मर्चेंट्स, फॉरेन ट्रैवलर्स सब यहाँ पर आते थे, उनके सामान यहाँ लाते थे और यहाँ से सामान वहाँ ले जाते थे। और गोलकोंडा डायमंड्स तो बहुत ही फेमस है, वो भी दुनिया भर में उसकी भी तिजारत होती थी। सिमिलरली पर्ल्स की होती थी। और सब में अच्छी बात प्रोफेसर अमान ये है कि पर्ल अक्सर, या हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि कोई और जड़ाऊ पत्थर के साथ ही यूज़ किया जाता था। ये जो कॉम्बिनेशन बनता था, इसीलिए तो आसिफ जाहियों का इतना लेजेंडरी कलेक्शन बन गया है ऑफ ज्वेल्स, जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है। अच्छा मैडम, मोतियों तो कई सारे किस्म के होते हैं, लेकिन उसमें बसरा मोती की उसकी क्या स्पेशलिटी है?
देखिए, बसरा मोती की ये स्पेशलिटी है कि बसरा मोती एक नेचुरल पर्ल है। वो ऑयस्टर्स में पाया जाता है, वो अपने आप बनता है ऑयस्टर्स में, और ये पर्शियन गल्फ की जो खाड़ी के कंट्रीज है, मुल्क है, वहाँ पर सब में बेस्ट क्वालिटी के ऑयस्टर्स एंड वहाँ के पर्ल्स मिलते थे। और ये पर्ल्स ऐसे होते थे कि इसको लग्जरी कलेक्शन में माना जाता है, बिकॉज दे वर ऑफ सच हाई क्वालिटी कि वो क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलती थी। ये कल्चर्ड नहीं है, ये नेचुरल थे। तो इसीलिए ये हर ऑयस्टर को खोल कर यहाँ से निकाला जाता था, एंड इसीलिए इनका डिमांड इतना था दुनिया भर में। जी, आपने बताया इससे पहले कि कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता था, क्रश करके किया जाता था। तो एक नेचुरल जो खूबसूरती थी वो इन बसरा के मोतियों में थी। जी बिल्कुल। तो मैडम, जब इतने बड़े पैमाने पर हैदराबाद में तिजारत होती थी बसरा मोती की, तो क्या कुछ झैली जो है सनतें भी यहाँ पर जो है डेवलप हुई, सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़ भी बनी मोतियों में सुराख करने की, उनको साफ़ करने की, उनको पॉलिश करने की? हाँ जी हाँ, बनी। क्योंकि जो ये मोती लाए जाते थे पर्शियन गल्फ से यहाँ पर, वो सीधा, पहले तो मैं आपको इसका था रूट बता देती हूँ। जी जी। वो सीधा हैदराबाद या दक्कन नहीं आते थे, ये बड़े बड़े अंग्रेज़ों के जहाज़ों पे सूरत आते थे, क्योंकि सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी थी 1613 में। और वो फैक्ट्री मुग़ल एम्परर शाहजहां के टाइम पे परमिशंस मिले थे, एंड फरमान के ज़रिए ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग राइट्स मिले थे। तो जब से सूरत बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोर्ट रहा है, और एक ब्रिटिशर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग बेस रहा है। तो ये जो इंग्लिश शिप्स थे, वो जो पर्शियन गल्फ से शुरू होते थे, वो शिप्स पर अक्सर हम देखते हैं कि आर्मीनियन और जूइश मर्चेंट्स सवार होते थे, क्योंकि आर्मीनियन और जूइश मर्चेंट्स को एक बिजनेस एक्यूमेंट होता है। देखिए, हर किसी को ट्रेड करने या बिजनेस करने का की वो सलाहियत नहीं होती। कुछ कम्युनिटीज़ स्पेशली इस चीज़ के लिए उनको एक महारत हासिल होती है। तो इसीलिए ये जो बिजनेस कम्युनिटीज़ थे ऑफ जूज एंड द आर्मेनियंस, वो लोग पर्शियन गल्फ से सूरत ये बड़े बड़े अंग्रेज़ों के जहाज़ों में सारा सामान लाते थे। अब वो सामान वहाँ से इंडिया के बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, वो स्टेट्स जैसे कि आप बोल सकते हैं ग्वालियर, कश्मीर, पटियाला, हाँ पटियाला, मैसूर, हैदराबाद, तो ये टाइप के ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पर सामान लाके बेचते थे। तो इसीलिए ये सारे जगहों पर हमें तो हैदराबाद की मालूमात है कि ये जो छोटे छोटे सनत शुरू हुए, ये इंडस्ट्रीज़ शुरू हुए बिकॉज ऑफ द पर्ल ट्रेड। ये यहाँ हैदराबाद में आप बोल सकते हैं कि सॉर्टिंग, ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग, ये 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो आप कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के जैसे इसको मान के चल सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस गुफ्तगू को जो है हम जारी रखेंगे। सामाइन, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं जहाने दक्कन, रेडियो मानू 90.0 FM का डेक्कन हेरिटेज शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे अली सरदार जाफरी की। शिकायतें भी बहुत हैं, हिकायतें भी बहुत, मज़ा तो जब है कि यारों के रूबरू कहिए। अली सरदार जाफरी उत्तर प्रदेश के कस्बे बलरामपुर में पैदा हुए। लखनऊ और अलीगढ़ में तालीम पाई। उनका शुमार उर्दू के अहम शायरों और अदीबों में होता है।
उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा किया। तुमने फिरदौस के बदले जहन्नम देकर कह दिया हमसे कि गुलशन में बहार आई है। तू वो बहार जो अपने चमन में आवारा, मैं वो चमन जो बहारां के इंतज़ार में है। अली सरदार जाफरी का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरक्की पसंद अदीबों में होता है। खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और उनके अहम शेरी मजमूए हैं। तरक्की पसंद अदब और इकबाल शिनासी उनकी नसरी तसानीफ़ हैं। उन्होंने एक रिसाला गुफ्तगू भी जारी किया था। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड और इकबाल सम्मान के अलावा कई एजाज़ात से नवाजा गया। अर्ज़ किया है में आप सुन रहे थे बातें अली सरदार जाफरी की। आपसे होगी दोबारा मुलाकात इस उम्मीद के साथ। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं जहाने दक्कन, रेडियो मानू 90.0 FM का डेक्कन हेरिटेज शो। सामाइन, ब्रेक के बाद फिर आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जहाने दक्कन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बसरा मोती की सनत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। सलमा मैडम जो है, बताइए कि इस सनत का कैसे फ़रोग़ हुआ। देखिए, हैदराबाद में पहले से, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत सारे मोती आने लगे क्योंकि उनका शेप, साइज़ एंड उनका जो कलर है वो सब एक सिमेट्री पैदा करने के लिए बहुत सारे मोती जमा करने पड़े एक एक पीस ऑफ ज्वेलरी बनाने के लिए। तो इसीलिए ये सॉर्टिंग इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि रंग और शेप और साइज इसको अलग करने, क्योंकि कुछ पर्ल्स होते थे जो बसरा से आते थे, वो क्रीम कलर के होते थे, कुछ प्योर वाइट होते थे, कुछ पिंकिश होते थे और कुछ क्रीमिश येलोइश होते थे और अलग अलग शेप भी होता था। तो इन सबको एक सॉर्टिंग इंडस्ट्री शुरू हो गई, एक कॉटेज इंडस्ट्री के तरह, क्योंकि आसान नहीं था कि इतने सारे हजारों मोतियों को सॉर्टिंग आउट करें। फिर एक ड्रिलिंग की एक इंडस्ट्री शुरू हुई क्योंकि जो पर्ल्स आते थे वो बिल्कुल नेचुरल थे और वो ऑयस्टर में बनते थे, उनमें सुराख नहीं होता था। तो वो सुराख करने के लिए एक बहुत ही नाजुक अंदाज में एक सुराख करना पड़ता था। तो वो करने के लिए भी एक कॉटेज इंडस्ट्री शुरू हुई। और फिर पॉलिशिंग, क्योंकि हर पर्ल की पॉलिशिंग होती है तभी उसका असल शीन और लस्टर दिखकर आता है। तो ये सॉर्टिंग, ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग एक कॉटेज इंडस्ट्री शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द वाइडर इंडस्ट्री ऑफ द पर्ल बूम। जी, क्या आज भी बसरा का मोती हैदराबाद के बाजारों में मिलता है? हाँ, मिलता है, बट बहुत कम ज्वेलर्स रखते हैं और ज़्यादा नहीं मिलता है। इट्स अ रेयर कमोडिटी। असल में फैमिलीज़ के पास ये पाया जाता है, लाइक फैमिली एयरलूम्स, क्योंकि जिनके पास भी बसरा मोती अपने फैमिली एयरलूम्स के जैसे मौजूद होते हैं, वो बहुत ही उनके लिए प्रेशियस एक चीज़ है एंड वो किसी को देना नहीं चाहते या कभी बेचना नहीं चाहते क्योंकि ये मिलता नहीं है फिर, क्योंकि पहले इतना ये इजीली मिलता था लेकिन अब बहुत ही रेयर कमोडिटी हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब उस दौर में वो पर्ल बूम ईयर्स जो था, लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में, जब ये सब मोतियाँ हैदराबाद आते थे, लाए जाते थे ये आर्मीनियन एंड जूइश मर्चेंट से, ये लोग पहले ये नवाब्स एंड निज़ाम्स के हवेलीज़ पे, मैंशंस पे, पैलेसेस पे डायरेक्टली जाके पर्दे में जो ख़वातीन थे उनसे मिलकर बेचते थे। एंड इवन जो
मेन विमेन सब लोग मोती का इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खवातीन यूज़ करती थी, इवन हजरात यूज़ करते थे। तो इस तरह मोतियों का ट्रेड होता था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि स्पेशली मीर महबूब अली ख़ान और मीर उस्मान अली ख़ान के दौर से छोटे छोटे ज्वेलरी के शॉप्स आने लगे चार मीनार एरिया में। तो जब ये ज्वेलरी के शॉप्स, ये भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनने लगे ये शॉप्स। आप इमेजिन करिए प्रोफेसर अमान के ऐसे खुले दुकानें, गौ तकिए पड़े हुए, वाइट सफ़ेद रंग का फर्श है और छोटे छोटे एल्यूमिनियम के सूटकेसेस होते थे जिसमें से मोतियां निकाल कर, लड़ियां मोतियों के, रोप्स ऑफ मोतियां, इतने सारे मोतियां दिखते थे जब निकाल कर वो ग्राहक को बताते थे। तो ये बहुत ही एक अच्छा, कहीं ना कहीं एक तहजीब भी उसके साथ जुड़ी हुई बिल्कुल है। मोतियों को जो है इस्तेमाल करने की, उनको जो है इस्तेमाल करके जो है कैसे उनको पेश किया जाए। बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक ज़माने, आपने इससे पहले बताया कि हर मोती ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कम से कम एक वक्त तो भी हैदराबाद के बाज़ार से होकर गुजरता था। तो इतना लोगों को मोतियों से लगाव था हैदराबाद में और इतनी बड़े पैमाने में तिजारत होती थी। क्या आज भी वो लगाव हैदराबाद के लोगों में या दक्कन के लोगों में मोतियों से पाया जाता है? हाँ ज़रूर है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनके पास ये फैमिली एयरलूम्स के जैसे पाए जाते हैं। वो तो बहुत ही संभाल कर मलमल के सफ़ेद कपड़े में उन्हें रखते हैं कि थोड़ा इत्र भी ना लगे, क्योंकि अगर थोड़ा भी परफ्यूम लगता है तो उसका रंग बदलने में कुछ देर नहीं होती है। तो बहुत संभाल के बसरा मोती अभी भी रखे जाते हैं। एंड लेकिन हम ये देखते हैं कि अबाउट 30-40 ईयर्स से, स्पेशली 30 ईयर्स से शायद, चाइना एंड जापान से बहुत सारे मोती आने लगे जो कल्चर्ड मोती हैं। और वो मोती नेचुरल नहीं है, वो बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में एंड उनमें वो सुराख भी बना कर भेजते हैं और वो मोती बसरा के मुकाबले में काफ़ी कम कीमत के हैं। तो लोग उसे प्रेफर करते हैं। तो अब जैसे जैसे बसरा के मोती मार्केट में कम होते जा रहे हैं तो लोगों को एक बसरा मोती की अहमियत भी नहीं रही। ओनली जो खानदानों, जो खदीम खानदान हैं जिनके पास मोतियां वो रियल पर्ल्स हैं, उन्हें ये वैल्यू मालूम है एंड बसरा की एक कीमत कि किस तरह के मोती होते थे। जी मैडम, आखिरी सवाल कि बसरा के जो मोती हैं और उनकी जो अहमियत है और उससे जुड़ा हुआ जो एक तिजारत है, मोतियों की तिजारत, उसको फ़रोग़ देने के लिए आवाम के सतह पर और हुकूमत की सतह पर हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने मुझे पूछा प्रोफेसर अमान, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ऑलरेडी हमारे बायलैटरल टाइज़ हैं कई अरब ममालिक के साथ। ये बायलैटरल टाइज़ के ज़रिए इवन मोतियों को शामिल करना चाहिए कुछ एक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि पहले तो जैसे ऑयल इंडस्ट्री के बूम के बाद ही पर्ल इंडस्ट्री एक सब्सिडरी इंडस्ट्री बनी। नहीं तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, पर्शियन गल्फ में पर्ल वॉज अ बूमिंग ट्रेड। तो अगर इंडिया में, हिंदुस्तान में इतना सारा एक डिमांड है फॉर पर्ल्स, तो अगर हम अरब ममालिक के साथ अगर इस पर्ल के बारे में भी कुछ ज़्यादा एग्रीमेंट या कुछ कर सके तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लोगों को, लेडीज़ को, मेन को बहुत शौक़ है पर्ल्स का अभी भी। तो ये बसरा मोती जो आज गायब हो गए या बहुत कम दिखाई देते हैं, वो बहुत कीमती तो है, लेकिन देयर आर टेकर्स हु वुड लाइक टू बाय एंड कीप देम एज हेयरलूम्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सलमा फारूकी मैडम, आपने बसरा मोती के ताल्लुक़ से और मोतियों की तिजारत के ताल्लुक़ से बहुत ही कीमती और अहम मालूमात हमारे सामाइन को दी। सामाइन, देखिए, हैदराबाद एक मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता था और मोतियों की ये जो तिजारत है, इसकी अहमियत को समझना, इसको फ़रोग़ देना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और आइए हम हैदराबाद को फिर से मोतियों के शहर की जो एक उसकी शनाख्त थी वो वापस दिलाने की कोशिश करते हैं। सामाइन, जहान दक्कन के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक नए मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी जहान दक्कन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। You
listening to Jahan-e-Dakkan on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM.